तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। पिछले कई दिनों से लगातार एंटीलिया के बाहर की जो राज हिरेन मनसुख की कहानी आपको सुना रहा था। इस सिलसिले में मुंबई में भी था, वापस दिल्ली लौट आया हूँ। आज की लेकिन जो कहानी है, इस कहानी के बारे में जब मुझे पहली बार पता चला, चूँकि ये हाल की ही कहानी है, तो मैं वाकई इसको सुनने के बाद घंटों खुद ही सोचता रहा कि ये सब कुछ कैसे, क्यों, और बड़ा मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं इस कहानी में कि दिमाग सन्न रह गया। एक होता है झकझोर देने वाली कहानी, एक होता है हैरान कर देने वाली कहानी। अब इस कहानी को मैं क्या कहूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं कुछ कहूँ या कुछ समझाऊँ, उससे पहले सीधे आपको सिलसिलेवार कहानी सुनाता हूँ। बात 1994 की है, 1994। उत्तर प्रदेश में एक जगह है शाहजहांपुर। कई बार मुझे जाने का मौका मिला है शूट के सिलसिले में। शाहजहांपुर के इलाके में 12 साल की एक बच्ची रहा करती थी। माँ बाप थे नहीं, एक बहन और बहनोई। तो वही उस बच्ची को पालते थे, बहन के साथ अपनी रहती थी। ठीक ठाक फैमिली थी। 12 साल की उम्र थी 1994 में। तो उसकी बहन और जो बहनोई थे, दोनों अक्सर वो काम भी करते थे, तो घर से बाहर उनका आना जाना भी होता था, दिन में सुबह कई बार। तो जब वो घर के बाहर जाते तो उनके पड़ोस में कई पड़ोसी थे। उनमें एक पड़ोस पे 2 सगे भाई रहा करते थे। उस वक्त उनकी उम्र होगी करीब 18-19 साल, मान के चलिए। तो जब भी उस बच्ची के बहन और बहनोई घर से बाहर जाते, वो दोनों भाई उस बच्ची के साथ खेलते। और बच्ची चूँकि 12 साल की उम्र थी, उसे बहुत अकल भी नहीं थी कि वो लोग कहाँ टच कर रहे हैं, क्या छू रहे हैं, कैसे छू रहे हैं, और इसका मतलब क्या होता है। गुड टच और बैड टच, उस बच्ची के इस बारे में कुछ पता नहीं था। धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ती गई और उन दोनों भाइयों ने अगले करीब 6-7 महीने तक उस बच्ची के साथ ज़बरदस्ती की, एक तरह से उसका रेप किया। दोनों जो भाई थे, उनकी इस हरकत की खबर इस बच्ची की बहन और बहनोई को लगी ही नहीं। राज तब खुला जब करीब 6-7 महीने बाद एक दिन बच्ची बीमार हो गई। बीमार होने के बाद जब उसे अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने उसके कई टेस्ट किए और उसी टेस्ट के दौरान एक रिपोर्ट आई, और ये रिपोर्ट पैरों तले ज़मीन खिसकाने वाली थी। पता चला कि ये बच्ची प्रेग्नेंट है और उसके पेट में गर्भ है। ये सुनते ही उसकी बहन और बहनोई दोनों सन्न रह गए कि ऐसा कैसे मुमकिन है। 12 साल की बच्ची। अब ये चूँकि हो चुका, इसके बाद डॉक्टर से उन्होंने कहा कि 12 साल की उम्र है, ये कैसे माँ बनेगी, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन डॉक्टरों ने चेक करने के बाद कहा कि अब इसका अबॉर्शन नहीं हो सकता। अगर अबॉर्शन कराएंगे तो इस बच्ची की जान खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए अब और कोई चारा नहीं है, इस बच्ची को उस बच्चे को जन्म देना ही पड़ेगा। इसके बाद उस बच्ची के बहन और बहनोई उसे लेकर उस इलाके से कहीं दूर चले जाते हैं, इसलिए कि वहाँ सब उन्हें जानते थे। और एक 12 साल की बच्ची किसी बच्चे को जन्म दे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे। तो वो उस इलाके को छोड़कर चले जाते हैं। करीब 13 साल की जैसी उम्र होती है उस बच्ची की, तब वो एक बेटे को जन्म देती है। 13 साल की एक बच्ची खुद माँ बन चुकी थी, एक बेटे की। अब बात समाज में रहने की थी। बहन और बहनोई जब बच्चा पैदा हो जाता है तब सोचते हैं कि क्या करूं, क्योंकि इस बच्ची की भी पूरी ज़िंदगी आगे पड़ी हुई है। तो वो पता करते हैं और एक परिवार को उसके बेटे को गोद दे देते हैं, क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी उस परिवार में, उन्हें भी एक बच्चा चाहिए था। तो वो हकीकत बताते नहीं है, लेकिन उस बच्ची, जो 13 साल की बच्ची ने जिस बेटे को जन्म दिया था, उसको ले जाकर एक परिवार को गोद दे देते हैं। और गोद देने के बाद वो उस इलाके से भी निकल जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है, बच्ची बड़ी होती है, 13 से करीब 20 साल 19 साल की हो जाती है। अब वो चूँकि उस इलाके को छोड़ चुके थे और वो बच्ची को फिर पढ़ाई लिखाई में भी लगा देते हैं। तो जब उसकी शादी की उम्र होती है तो उसकी बहन और बहनोई उस बच्ची की शादी कर देते हैं, जो अब बड़ी हो गई है। शादी के बाद सब कुछ ठीक था, पति के साथ वो खुश थी। उसके बाद उसे एक और बेटे को जन्म देती है। 7 साल की शादी की करीब उम्र हो चुकी थी। दोनों पति पत्नी खुश थे।
वो बच्ची भी अपनी उस पुरानी काली यादों को भूल चुकी थी। नई ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था और एक नए बच्चे की वो माँ बन चुकी थी। लगा कि अब सब कुछ ठीक है, अतीत की वो यादें अब सिर्फ अतीत में ही रह जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शादी के ठीक 7 साल के बाद अचानक इस बच्ची का काला सच एक बार फिर सामने आया। कहीं ना कहीं से ये चर्चाएं शुरू हो गई कि शाहजहांपुर में एक 12-13 साल की बच्ची ने एक बेटे को जन्म दिया और फिर उस बेटे को किसी और को गोद में दे दिया। ये बात बच्ची से बड़ी हो चुकी इस लड़की के पति के कानों तक भी पहुंच गई, जो शादी के 7 साल तक साथ था और जिनसे एक बेटा भी हो चुका था। जब पति को अपनी पत्नी की इस कहानी के बारे में पता चला कि वो पहले भी एक बच्चे को जन्म दे चुकी है, वो भी सिर्फ 12-13 साल की उम्र में, तो उसने अपनी बीवी को उसके बेटे के साथ घर से निकाल दिया, ये कहकर कि तुम बदचलन हो, तुम्हारा कैरेक्टर ठीक नहीं है। 7 साल के बाद फिर वो उसकी ज़िंदगी एक दोराहे पर खड़ी थी। बचपन का वो अतीत, वो जुर्म जो उसने किया नहीं, उसकी सज़ा उसे उसका पति दे रहा था। बेटे के साथ घर से निकाल दिया, वो अपने बेटे को लेती है और कोई रास्ता नहीं था, और फिर वो एक दूसरी जगह पहुंच जाती है एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करने के लिए। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इधर पति ने उसको अपने बेटे के साथ बाहर निकाला, इधर ये बात धीरे धीरे कई कानों से होते हुए उस परिवार के कान तक भी पहुंच गई जिस परिवार ने उस बच्ची के उस बेटे को गोद लिया था। जब परिवार को पता चला कि ये जो बच्चा है उस वक्त बिन ब्याही माँ का बच्चा था ये, और ये उसकी कहानी है, वो परिवार उस बच्चे को भी लेकर, जिसकी उम्र अब करीब अच्छी खासी बड़ी हो गया था, वो बड़ा हो गया था बच्चा, लेकिन वो आता है और उसकी माँ को सौंप देता है ये कहकर कि मैं तुम्हारे इस बेटे को नहीं पालूंगा क्योंकि ये नाजायज़ औलाद है, तुमने बिन ब्याही, तुम एक माँ हो और मैं ऐसे खून को अपने घर में नहीं रखूँगा। तो जिस बच्चे को पैदा होने के बाद जिस परिवार ने गोद लिया, ये कहानी सच्चाई सामने सुनने के बाद उसने भी उस बेटे को वापस उसकी माँ को सौंप दिया। उधर उसी माँ को उसके पति ने उसके बेटे के साथ घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो भी उसका अतीत जान चुका था। अब एक साथ एक माँ के गोद में 2 बेटे और कोई आसरा, कोई सहारा नहीं, फिर भी वो जीने का फैसला करती है। इन दोनों बेटों को लेकर वो फिर एक नए शहर की तरफ बढ़ती है। इस बार उनका ठिकाना था लखनऊ। वो लखनऊ पहुंचती है, चूँकि पढ़ाई लिखाई कर ली थी उसने, छोटी मोटी नौकरी करती है और अपने दोनों बेटों को पालना, उनकी परवरिश शुरू करती है। उन्हें पढ़ाती है, लिखाती है, उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाती है। धीरे धीरे वक्त एक बार फिर तेज़ी से भागता है। इसके बाद दोनों बेटे जवान हो जाते हैं। उनमें से एक बेटा वो जो शादी के बाद पैदा हुआ, एक बेटा वो जो शादी से पहले पैदा हुआ, जो एक रेप विक्टिम माँ की आप जिसे औलाद कह सकते हैं। तो अब दोनों बेटे बड़े हो गए। बात गुजरे हुए करीब 27 साल हो गए, 94 की घटना थी। लेकिन इस दौरान में बीच में 2-3 बार जब चर्चाएं होती थी, तो अब ये चर्चा इन बेटों के कानों तक भी आने लगी कि एक बेटा ये कहता था कि हाँ, मेरी माँ की शादी हुई से मालूम था उसके बाप ने छोड़ दिया क्योंकि उसकी माँ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। और दूसरा बेटा, उसके कानों तक भी बात पहुँच चुकी कि मैं वहाँ से पैदा हुआ हूँ जहाँ से मेरी माँ की शादी नहीं हुई थी और किसी ने मेरी माँ के साथ ज़बरदस्ती की थी और तब मैं इस दुनिया में आया, लेकिन मेरा बाप कौन है मुझे नहीं मालूम। तब जब बेटे बड़े हुए और ये बातें उनके कानों तक पहुँची, तो उस बेटे ने सबसे ज़्यादा ये सवाल पूछना शुरू कर दिया, जो बेटा उस रेप की वजह से पैदा हुआ था। वो अपनी माँ से लगातार पूछता, एक ही सवाल करता, ये बताओ कि मेरा बाप कौन है। माँ हमेशा टालती रहती, लेकिन वो ज़िद पे अड़ा रहता। फिर एक रोज़ अचानक उसने धमकी दे दी अपनी माँ को, कहा अगर तुमने ये नहीं बताया कि मेरा असली बाप कौन है तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। माँ को लगा कि सचमुच में वो अपनी जान देगा, उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। तब माँ ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, बताया कि कैसे 1994 में शाहजहांपुर में उसके पड़ोस में रहने वाले 2 भाइयों ने उसके साथ जो कुछ किया और उसके बाद उस पैदा हुआ। इस कहानी को सुनने के बाद बेटे ने कहा कि 27 साल बाद ही सही मैं उन दोनों से बदला लेना चाहता हूँ। और माँ ने बताया कि उन दोनों ने किया था और उन्हीं से तुम पैदा हुए, लेकिन यहाँ पे भी एक सच्चाई अब भी सामने नहीं आई, और वो ये कि उन दोनों भाइयों में से उसका ये बेटा किसकी औलाद है, उन दोनों में से असली बाप कौन है, ये सवाल अब भी सवाल था। बेटे को आधी कहानी पता चल गई। उसने माँ को फोर्स किया
कि आप 27 साल पहले हुए अपने ऊपर जुल्म का बदला लें, पुलिस में रिपोर्ट लिखाएं, रेप की रिपोर्ट लिखाएं। बेटे की बात को मां मान लेती है, शाहजहांपुर जाती है और पुलिस स्टेशन में जाकर एक रिपोर्ट लिखाने के लिए वो रिपोर्ट लिखाती है कि 27 साल पहले 1994 में दो भाइयों ने उसके साथ कई महीने तक ज़बरदस्ती की थी। लेकिन शाहजहांपुर पुलिस उसकी रिपोर्ट नहीं लिखती। शायद उनकी नज़र में 27 साल पहले हुआ रेप ही नहीं था और इसीलिए वो धक्के खाती रहती है थाने के, लेकिन पुलिस वाले रेप की रिपोर्ट नहीं लिखते। हार कर माँ वापस लौटती है, वकीलों से सलाह मशवरा करती है, तब वकील उन्हें कोर्ट जाने की सलाह देते हैं। वो माँ कोर्ट पहुँचती है इस फरियाद के साथ कि उसके साथ 27 साल पहले रेप हुआ था और उस रेप से एक बच्चा पैदा हुआ और उसका बेटा 27 साल बाद लगातार पूछ रहा है कि मुझे मेरे असली बाप का नाम बताओ और मुझे मालूम नहीं कि उन दो भाइयों में से असली बाप कौन है। पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही है। अदालत उस माँ की फरियाद सुनकर पुलिस को हुक्म देती है कि इस माँ की रिपोर्ट लिखो, बाकायदा रेप की रिपोर्ट लिखो और इसकी जांच करके सच्चाई सामने लाओ। अदालत के इस हुक्म के बाद शाहजहांपुर पुलिस रेप का रिपोर्ट दर्ज करती है जो 27 साल पहले हुआ था। लेकिन 27 साल पुराना मामला था, सबूत गवाह बाकी चीज़ें कहाँ से लाए, ये मुश्किल थी। इसलिए शाहजहांपुर पुलिस की केस की जांच भी उसी सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। इधर माँ बेटे को लगा कि इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो 27 साल तो वैसे ही बीत गए, आने वाले ना मालूम कितने साल बीत जाएं और उन्हें इस सवाल का जवाब ही ना मिले कि उनका असली बाप कौन है। माँ फिर से कोर्ट पहुँचती है और कहती है कि मेरे बेटे का असली बाप कौन है, इसका पता एक चीज़ से आसानी से चल सकता है और वो है DNA। जिन दो लोगों के नाम पे मैंने रिपोर्ट लिखाई है, FIR लिखाई है रेप की, उन दोनों का अगर DNA करा दें, मेरे बेटे से मैच कर जाए तो पता चल जाएगा उनमें से असली बाप कौन है। बेशक दोनों भाइयों ने मिलकर ज़बरदस्ती की अलग अलग वक्त में, लेकिन DNA के ज़रिए ये पता चल सकता है कि उनमें से असली बाप कौन है। कोर्ट ने ये दलील सुनी, वकीलों ने बहस की, कोर्ट ने फिर माँ का साथ दिया और ये इजाज़त दी और पुलिस से कहा कि उन दोनों का DNA कराओ और उसका DNA इस औरत की बेटे से मिलाओ और पता करो कि इसका असली बाप कौन है। ये फरमान पहुंच चुका है शाहजहांपुर पुलिस तक। अब यहाँ पे फिर एक सवाल माँ से पूछा गया कि चलिए आपको ये पता चल जाए कि इन दोनों में से आपके बेटे का बाप कौन है, तो आप क्या करेंगी। उसने कहा कि मेरा बेटा चाहता है कि उसे सज़ा दिलाए, उसे बाप का नाम नहीं चाहिए, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे का भविष्य उज्जवल हो, आगे ज़िंदगी उसकी ख़राब ना हो, तो बाप का नाम भी चाहिए लेकिन उसे उसके किए की सज़ा भी मिलनी चाहिए। इस दौरान में एक चीज़ और हुई कि जब पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही थी तब ये माँ किसी तरीके से उन दोनों भाइयों का नंबर ढूंढ कर निकाल लेती है। उसके बाद एक रोज़ फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हारा बेटा, तुम दोनों ने हमारे साथ जो कुछ किया उनमें से एक की वजह से मेरा बेटा पैदा हुआ। अब उनमें से असली बाप कौन है मुझे ये जानना है, क्योंकि मेरे बेटे को जानना है, तो सच बता दो। फ़ोन सुनने के बाद उन दोनों भाइयों ने पहले तो उस महिला को झाड़ा, उसके बाद उसे डांटा और फिर धमकी दी कि दोबारा फ़ोन किया तो तुम्हें मार डालेंगे। उसके बाद से ये बातचीत नहीं हुई। पुलिस ने FIR ज़रूर लिख ली लेकिन उन दोनों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि 27 साल पुराना मामला है, जब तक DNA रिपोर्ट नहीं आ जाती हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इस वक्त कहानी जिस मोड़ पर खड़ी है वो ये है कि अदालत के हुक्म के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है 27 साल पुराने रेप का। 27 साल का बेटा अपने बाप का नाम जानना चाहता है और वो नाम शायद बहुत जल्दी उसका खुलासा हो जाए, क्योंकि अदालत ने DNA की भी इजाज़त दे दी है और अब किसी भी दिन ये DNA टेस्ट होगा और उस टेस्ट की रिपोर्ट ये बताएगी कि उस महिला के उस पहले बेटे का, जिसकी उम्र इस वक्त 27 साल है, असली बाप कौन है। ये कहानी शाहजहांपुर की थी। ये महिला इस वक्त लखनऊ में अपने बेटों के साथ दोनों रह रही हैं। इस पर जाहिर सी बात है, चूँकि रेप से जुड़ा हुआ मामला है और आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ मामला है, तो किसी भी कैरेक्टर का मैंने आपको नाम नहीं बताया, लेकिन ये वाक़या, ये कहानी इसी हफ्ते की है, पिछले हफ्ते की है। जब ये माँ कोर्ट पहुँची, जब DNA का ये हुक्म आया, तो ये पिछले हफ्ते की सारी कहानी आई है। इस देश में ऐसे बड़े कम मिसाल हैं जिसमें 27 साल पुराने किसी रेप के केस की दोबारा, मतलब पहली बार FIR दर्ज हो, उसकी जांच हो, और शायद ये इकलौता मामला है जिसमें 27 साल का हो चुका एक बेटा 27 साल बाद अपनी माँ से पूछ रहा है कि बताओ मेरे बाप का नाम क्या है।
इस कहानी का अभी क्लाइमेक्स होना बाकी है, क्योंकि अभी कहानी मैंने आपको बताया कि अब डीएनए होगा और डीएनए के बाद ये पता चलेगा कि उन दोनों भाइयों में से उसका असली बाप कौन है और कानून पुलिस क्या करती है 27 साल पुराने इन दो बलात्कारियों के साथ। ये भी अभी क्लाइमेक्स इसका भी आना बाकी है। तो कहानी के अंजाम को पहुंचने में अभी वक्त है। इसका क्लाइमेक्स आएगा और मेरा आपसे वादा है कि इस कहानी का जो भी क्लाइमेक्स आएगा, जिस दिन आएगा, आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। लेकिन आज इस कहानी में इतना ही, क्योंकि क्लाइमेक्स अभी हुआ नहीं है और मुझे भी इंतज़ार है और मैं जानना चाहता हूँ और ये भी जानना चाहता हूँ कि 27 साल पुराने रेप के एक मुकदमे में पुलिस किस तरीके से जांच करती है और अदालत किस तरीके से फैसला सुनाती है। और ये भी जानना चाहता हूँ कि 27 साल बाद जब उस बेटे को अपने बाप का नाम पता चल जाए तो उस बाप के साथ उसका बर्ताव, उसका रवैया क्या होगा। क्या वो उसके नाम का इस्तेमाल करेगा कि हाँ मैं नाजायज़ औलाद नहीं कहलाना चाहता हूँ, या फिर वो कानून और उसके माँ के साथ जो कुछ हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ वो उसको सज़ा दिलाना चाहेगा। तो इसमें बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब तक क्लाइमेक्स नहीं हो जाता तब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। जैसे ही आता आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, आपको बताऊंगा। आज कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।